नमस्कार दोस्तों, एजुकेटर्स प्लस फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो क्लास थी उस क्लास के बारे में जैसे मैंने आपको परसों ही विगत में बता दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं विवाह के पार्ट टू को, मतलब उस विवाह चैप्टर वाले जो क्लास है उसका पार्ट टू को लेकर। और आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज सिस्टम के तहत जो चीज़ें रह गई थी, या देखा जाए तो मैक्सिमम चीज़ अभी बाकी है, उनको लेकर। और साथ ही साथ में जनजातियों में विवाह के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे प्रकार हैं, उनको लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, टॉपिक डालिए आप लोग, हिंदू मैरिज सिस्टम। देखिए, उन चार प्रकारों को लेकर तो कल मैं बात कर चुका था। उससे पहले एक बेसिक चीज और यहाँ पर नोट कर लीजिए, हालांकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि हिंदू विवाह पद्धति को एक धार्मिक संस्कार, एक सेक्रेड, सॉरी, एक रिलीजियस रिचुअल के तौर पर देखा जाता है। इसी रिलीजियस रिचुअल के संदर्भ में आप पीएन प्रभु का हिंदू विवाह को लेकर तीन उद्देश्य जो उन्होंने, या तीन ऑब्जेक्टिव्स जो दर्शाए थे, उससे भी आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू मैरिज सिस्टम या हिंदू जो मैरिज है उसे तीन उद्देश्यों के लिए, धर्म, प्रजा, रति के लिए, तीन उद्देश्यों के लिए विवाह भारतीय परंपरा, सॉरी, हिंदू परंपरा में विवाह किया जाता है। धर्म, ये बहुत सारी चीजों को, जैसे कि पितृ तर्पण जैसी कर्म को लेकर बात हो। जैसे आपने देखा होगा जब श्रावण मास आता है हिंदू हिंदू कैलेंडर के अनुसार में, तो उस समय पर आपने देखा होगा पितरों को तर्पण किया जाता है, भोजन कराया जाता है। तो वो कब होगा? आपका संतान होगी तभी ना, वही तो पितरों को तर्पण करेंगे। साथ ही साथ में धार्मिक कार्यों के संदर्भ में अगर देखें तो यज्ञ संस्कार जैसी व्यवस्था में भी ये माना जाता था कि बिना पत्नी के वो यज्ञ भी पूरे नहीं है। हवन इत्यादि के लिए भी पत्नी का होना आवश्यक है। कई सारे आपने देखा होगा अपने घरों में जब हवन पूजा होती है तो आपने देखा होगा माता पिता या जो भी वैवाहिक जोड़े हैं उनको बिल्कुल ठीक वैसे बैठाया जाता है जैसे कि विवाह के दौरान उनका जब जो कार्यक्रम हो रहा था, वैवाहिक कार्यक्रम जो हो रहे थे मंत्रोच्चारण, ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर में उनको बैठाया जाता है। दूसरा, प्रजा को लेकर बात हो रही है, मतलब के संतान। ये संतान न सिर्फ उनके वंश को आगे बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि कई सारे फॉर्मेट्स में आपने देखा होगा पिता को मुखाग्नि देने का, पुत्र को अधिकार दिया जाना, ये ऐसी कई सारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं जिनमें के अनुसार में प्रजा का टर्म कर आता है। ठीक, तो बिना संतान के वंश आगे बढ़ाना नॉट पॉसिबल। वंशावली आगे बढ़े कैसे? रति, यहां पर यौन इच्छा को भी रखा गया है, काम इच्छा को भी रखा गया है। लेकिन हिंदू मैरिज सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओनली ऑन सेक्सुअल डिजायर एंड रिप्रोडक्शन। वहां पर रिलीजियस एस्पेक्ट को भी शामिल किया गया है और उनको बहुत ज्यादा, कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर इसको जो है क्या है, इसको वजूद दिया गया है। इसको लेकर, धार्मिक विधि को लेकर, समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक, जैसे कन्यादान जैसी व्यवस्था, सप्तपदी पाणिग्रह जैसी व्यवस्थाएं, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। क्लियर है? धार्मिक संस्कार वाली चीज आपको समझ में आई, रिलीजियस रिचुअल वाली। अब आते हैं हिंदू मैरिज सिस्टम के अगले पार्ट को लेकर। हमने जैसे हिंदू मैरिज सिस्टम को लेकर बात की थी, हिंदू मैरिज सिस्टम में मैंने आपको पहले ही एक चीज मेंशन कराई थी, जैसे कि अंतर्विवाह जैसी चीजें, बहिर्विवाह,
और अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ये दो फॉर्मेट आपको हमने बताए थे। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये दो टाइप्स मैंने ये चार टाइप्स आपको समझाए थे हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार। ठीक ऐसे ही इन बहिर्विवाह के क्रम में बहिर्गोत्र विवाह, क्योंकि सगोत्र विवाह कैसे हैं, निषेध थे, ठीक है। वहां पर कई सारी जातियों में तो गोत्र विवाहों, सगोत्र विवाह को स्ट्रक्चर, सॉरी बहिर्गोत्र विवाह के स्ट्रक्चर में दादी और माँ और पिता तीनों के गोत्रों को देखा जाता था, ठीक। उसी क्रम में सपिंड विवाह निषेध है, तो पिंड के बाहर बहिर्सपिंड विवाह जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये दो चीजें। अब हिंदू मैरिज सिस्टम को एक अलग एस्पेक्ट से मनुस्मृति के अनुसार भी हिंदू मैरिज सिस्टम को डिफाइन उन्होंने किया। कितने? 8 प्रकारों में इसको डिफाइन किया गया था। बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन है जो बहुत रेगुलरली बेसिस पर पूछा गया है, इसको बस सिंपल सा ध्यान रखना है। ब्रह्म विवाह, इसे सबसे ज्यादा उच्चतम श्रेणी का विवाह माना जाता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं देव विवाह, आर्ष विवाह, ये ऋषियों के साथ शादी कराने को लेकर। चौथा प्रजापत्य विवाह, जहां पर के धर्म का आचरण करने की शिक्षा के साथ बेटी को विदा कर दिया जाता है। 5वां गंधर्व विवाह, जो कि प्रेम संबंधों पर आधारित विवाह माना जाता है, जैसे राजा भरत और शकुंतला के मध्य का विवाह, ठीक, गंधर्व विवाह। छठा असुर विवाह, छल बलि इत्यादि के माध्यम से, क्रय करने के माध्यम से, ठीक है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक अपहरण करना इत्यादि। और पैशाच विवाह, धोखाधड़ी इत्यादि, नशीले पेय पदार्थों इत्यादि को देखकर महिला के साथ या जबरन तरीके से संभोग स्थापित करना, फिर विवाह करना, पैशाच विवाह। हालांकि इन चारों प्रकार के विवाहों को विवाह की श्रेणी में शामिल करने की बात थी ही नहीं, लेकिन फिर भी शामिल किया गया। द रीजन इज दैट, खास करके नीचे के 3 विवाहों को लेकर, कि इस प्रकार की घटनाओं से ग्रसित जो महिलाएं होंगी उनकी समाज में स्थिति कैसी हो जाएगी, ठीक है, उनके जिम्मेदारी को लेकर, उनके पालन, क्योंकि समाज तो हमने क्या देखा, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी उसका स्ट्रक्चर बहुत गंदा है, इतना ज्यादा गंदा है, सब पुरुषों का नहीं है, बट सोसाइटी की मानसिकता को लेकर बड़ा एक समस्या है, खास करके महिलाओं के प्रति के अपराधों को लेकर। अपराध किया तब भी महिला मुंह छुपा रही है, क्यों भाई? जो पुरुष अपराधी है उसकी लगाइए पीठ पे ठप्पा, अंग्रेजों के समय ठोका जाता था ना एकदम से, लगाइए ठप्पा, उसको उठाइए। अरे एक बच्चा अगर किसी परीक्षा में नकल करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, किसी एग्जामिनेशन फ्रॉड करता हुआ, तो उसके प्रति कार्रवाई करने के साथ साथ में उसको आजीवन परीक्षाओं से बैन तक कर दिया जाता है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसा घृणित अपराध करता है तो उसे भी समाज से पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाए, जरूरी है। तो यही चीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं थी, तो इनको स्वीकृति दी गई। तो ये पूछ लिया जाता है कई दफा, बहुत बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी है, बट ये इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पूछा गया भी है, ठीक है। तो ये विवाह के आपके हिंदू मैरिज सिस्टम के हैं, इसको नोट करिए।
नोट किया? ठीक है, तो ये सारा का सारा फॉर्मेट रहा। अब कुछ कुछ चीजों को लेकर कई दफा प्रश्न भी किए जाते हैं या आपको उनके बारे में जानना आवश्यक है, जैसे अनुलोम विवाह पद्धति और प्रतिलोम विवाह पद्धति। अनुलोम विवाह पद्धति को लेकर दो तीन चार पांच चीजें मौजूद थी। सबसे पहली इसकी कुछ हानियां थी अनुलोम विवाह पद्धति की। सबसे पहली हानि थी कि लड़की के सामाजिक पहचान को लेकर, सोशल आइडेंटिफिकेशन को लेकर, कि जो महिला होगी जो भी अनुलोम विवाह किया गया है, ऐसे में वो पुरुष की कृपा पात्र होगी, मतलब पुरुष की कृपा के ऊपर निर्भर करेगा उसका जीवन, उसका स्टेटस। क्यों? क्योंकि वहां पर उच्च कुलीन वर्ग में शादी की गई। दूसरा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि उच्च कुलीन वर्गों में शादी जो की जाती थी वो दहेज के लालच में की जाती थी। ऐसे में महिला के परिवार के ऊपर बोझ होगा दहेज का। तीसरी सबसे बड़ी चीज, ऐसी जो शादियां थी वो अधिकांशतम उन लड़कियों की जाती थी जिनकी उम्र काफी कम है, मतलब बाल विवाह के सर्वाधिक जो है मामले ऐसे देखे गए, किसमें? अनुलोम विवाह के स्ट्रक्चर पर। तो अनुलोम विवाह देखने में लगता है कि नहीं, हाँ भाई ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका बहुत ज्यादा कैसा है, बहुत ज्यादा खराब है इस मामले में। कि नहीं, यहाँ पर जो शादियों का स्ट्रक्चर है उसमें महिला को संभव क्या है, अनुलोम में प्रताड़ित होना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति को लेकर बड़ी एक विपरीत जो है अवस्था थी। ये चीज आपको, क्योंकि ये अनुलोम विवाह को लेकर पूछा गया था, जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट दिए गए और फिर पूछा गया कि साहब इसकी क्या क्या हानि इनमें आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पर। अगला लिखिए, मैरिज सिस्टम इन ट्राइब्स। जनजातियों में शादी की व्यवस्था। जनजातियों में शादी की अगर हम टाइप्स को लेकर बात करें तो यहां पर तकरीबन 8 या 9 प्रकार के तरीके देखे जाते हैं। ठीक है, 8 या 9 प्रकारों में आप पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको काउंट कर सकते हैं जनजातियों में शादी को लेकर। ठीक, भारतीय जनजातियों को लेकर अगर हम बात करें तो भारतीय जनजातियों में मैरिज को, शादी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा जाता है कि ये क्या है, एक सामाजिक समझौता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब वहां हिंदू मैरिज सिस्टम को लेकर बात की जाएगी तब वहां पर क्या आएगा, धार्मिक संस्कार। लेकिन वहीं जब जनजातीय व्यवस्था को लेकर बात की जाएगी तब वहां क्या आएगा, मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पर शादी के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, हम उन टाइप्स को लिखते जाते हैं और फिर उन टाइप्स को समझते जाएंगे। सबसे पहला, परिवीक्षा द्वारा। ठीक, बाई प्रोबेशन। आज जब कभी आपकी नौकरी लगती है तो नौकरी लगने के बाद में 1 या 2 साल की ट्रेनिंग होती है, प्रोबेशन पीरियड जिसको बोला जाता है। ये पीरियड होता है एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं, जिसमें कि जो भी व्यक्ति नौकरी पाता है वो संगठन के नियमों, संगठन की कार्य प्रणालियों, संगठन के काम करने के तरीकों के हिसाब से खुद को सहज कर सके। यहां पर भी सेम यही स्ट्रक्चर देखा जाता है। यहां महिला और सॉरी यहां स्त्री और पुरुष, ठीक है, इन दोनों को, मतलब जो महिला है एंड जो
पुरुष है वो दोनों क्या करेंगे, उन दोनों के मध्य जो है कंफर्ट एस्टेब्लिश होना, ठीक, उन दोनों के बीच में कह सकते हैं कि कंपनी एस्टेब्लिश होना, कोऑपरेशन होना, मतलब कुल मिलाकर इसको मैं कह दूं सामंजस्य की स्थापना होना। हाँ, लचीलापन आ गया, दोनों एक दूसरे के साथ झेल सकते हैं एक दूसरे को, सिंपल सी चीज। मतलब एक नियत समय तक क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब इसको कोई लिव इन से मत काउंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि लिव इन मैरिज का बेस नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर है कि आज की दौड़ती भागती दुनिया में लिव इन के जो केसेस का, लिव इन की जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके द्वारा लोग शादी किए भी हैं, नो डाउट, लेकिन लिव इन को बेसिस मानना है और उसको प्रोवेशन को इसमें करें ना। प्रोवेशन में जाने वाले हर व्यक्ति का ध्येय यही है कि उसको शादी करनी, इसके साथ नहीं करनी तो किसी और के साथ करनी है, समझ रहे हो, शादी करनी है बाई प्रोवेशन, वो शादी करेंगे, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं, एक तरीके का बिल्कुल वैसा है कि सब नौकरी करनी है, भले इस डिपार्टमेंट की करें दूसरे डिपार्टमेंट की करें, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर है, लेकिन एक नियत समय तक वो देखेंगे एक दूसरे को झेल पाते हैं कि नहीं। तो मैरिज बाई प्रोवेशन ये एक टर्म उनका रहा। ये ट्राइब्स में आपको परिवीक्षा विवाह जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो देखने को मिलता है। ठीक, आपको इस प्रकार के विवाह दारगुल जैसी कम्युनिटी में, ठीक है, दारगुल जो ट्राइब है एंड कुकी जो ट्राइब है, इन दोनों प्रकार के आदिवासी समाजों में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इन केस परिवीक्षा अवधि का क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इन केस देयर इज अ ब्रेकेज, ठीक है, हुआ क्या कि साहब शादी नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में यहां पर हर्जाना मिलेगा, और वो हर्जाना मिलेगा कन्या पक्ष को। तो जो कन्या पक्ष है, लड़की वाले हैं, उनको मिलेगा हर्जाना। लड़के वाले क्या करेंगे, उनको हर्जाना देंगे, कुछ भी अमाउंट जो भी तय किया हो जाता होगा, जो भी कम्युनिटी का अपना एक स्टैंडर्ड होगा, तो बाई प्रोवेशन, ठीक है। सेकंड टाइप आता है सेवा द्वारा, बाई सर्विस। ये क्या है, ये है कि भैया if you are willing to make them happy then you can have then you can have their daughter। अपने सास ससुर को खुश कर लो, वो शादी कर देंगे। तो यहां पर सेवा करनी है किसकी, कन्या के परिजनों की, और इन केस अगर वो खुश हुए तो क्या कर देंगे, दे विल अप्रूव योर मैरिज, ठीक है। तो अब ऐसे में करना क्या है, सेवा कैसे करनी है, घर जाइए, ठीक है, लड़की वालों के घर जाइए, रहिए, ठीक है, उनके परिजनों की सेवा करिएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, वो अप्रूव करेंगे, अच्छा ठीक है भाई, मेहनत मेहनत कर लिए हो, चलो तुम्हारी शादी हम कर देते हैं लड़की से, ठीक है, क्लियर है। ये आपको गोंड में और बैगा में दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। गोंड में ऐसे व्यक्ति को लामनाई, ठीक है, ये जो शब्द हैं पूछे गए हैं, कहते हैं, ठीक है, जो भी ऐसा व्यक्ति इस तरह का शादी करता है मतलब उसका एक टैग नेम है, ठीक है। और बैगा में लाम सेना या गहरिया कहते हैं, ठीक है, जो भी ऐसी शादी करेगा, तो ऐसे में उन व्यक्तियों को ये डिनोट शब्द होता है ना, जैसे मुखिया, हाँ, प्रमुख को मुखिया बोलते हैं, पुजारी जो धार्मिक कार्य कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ही। अगला आता है शादी का प्रकार
विनिमय विवाह, बाई एक्सचेंज। ये शादी का जो प्रकार है इसको नॉर्मल एंड ट्राइब्स दोनों में, ठीक है। मतलब कि मुख्य सामान्य तौर पर आपको मिल जाएगा कई सारे परिवारों में इस चीज को मानते हुए, और ट्राइब्स दोनों में ही ये चीजें मिल जाएंगी। इसमें क्या होगा, लड़का लड़की, लड़का लड़की। अब ये समझो, ये दोनों लड़का लड़की सेम फैमिली से होंगे, ठीक वैसे ही ये दोनों लड़का लड़की भी सेम फैमिली से, ठीक है। तो दे आर सिबलिंग्स एंड दे आर ऑल्सो सिबलिंग्स, ठीक है। तो बाई एक्सचेंज ये शादी होगी, समझ रहे हो। ये नॉर्मल जैसे कि उत्तर प्रदेश में इन्हें अदला बदला शादियों के तौर पर, और पंजाब में इसको सट्टा बट्टा शब्द से डिनोट किया जाता है, ठीक है, मैरिज बाई एक्सचेंज को। ठीक वैसे ही मैरिज के इन टाइप्स के अलावा आप अगर आगे बढ़े तो अगला क्रम आता है क्रय विवाह बाई परचेजिंग मेथड। ये क्या है, क्रय विवाह का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, या एक ऐसा विवाह जहां पर के वधू वधू प्राप्ति हेतु वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को धनराशि या वधू मूल्य कह सकते हैं, मतलब उसको खरीदने का मूल्य, ठीक है, धनराशि को वधू मूल्य के रूप में देनी होती है। ये हो जाएगा मैरिज बाई परचेसिंग। क्लियर है, क्लियर है। ये आपको मिल जाएगा किर्गिज जनजाति में, ठीक है, साइबेरिया में, साइबेरियन लोकेशन में आपको मिल जाएगी ट्राइब, ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार की जो शादियां हैं इनमें कोई दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं करता जनरली। द रीजन इज दैट एक बार पैसा ही जुटाना महंगा है, दूसरी बार कहां से जुटाएगा, दूसरी शादी करोगे फिर पैसा लाओ। तो ये शादियां आर्थिक तौर पर इतनी ज्यादा कह सकते हैं दबाव डालती हैं कि लोगों की हिम्मत नहीं होती कि दोबारा शादी कर पाए, मूल्य जो है उपलब्ध करा पाए। तो ऐसे वो क्या करते हैं, एक बार कर ली बस बस बहुत है भाई, दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगला परिवीक्षा हुआ है ना, परीक्षा रह गया, परीक्षा विवाह।
मैरिज बाय कंपटीशन। अब ऐसा नहीं है, देखो ये तो मुझे लगता है ये हर ट्राइब में छोड़ो, हर दुनिया के हर जगह पर मौजूद है। कैसे? कंपटीशन नहीं निकालिएगा तो शादी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, ऐसा होता भी है। ठीक है, क्योंकि दहेज लड़के वाले देते हैं, अभी लड़की वाले दहेज ले नहीं रहे हैं। जिस दिन लेंगे शायद मैरिज बाय कंपटीशन चेंज होकर लड़कियों की प्रथा हो जाएगा। अभी पुरुषों को ऐसा है कि भाई एग्जाम निकालिए, कंपटीशन निकालिए तब मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंपटीशन निकाल के, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे लड़के वाले दहेज देने को राजी हैं और बस लड़की वाले लें। जैसे एक बड़ा वायरल पोस्ट था, हाथ में पोस्ट लेके, भाई मैं दहेज देने को राजी हूँ। अरे सिर्फ दहेज से बात नहीं बनेगी ना, आपको बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी। तो हाथ झुकाए ऐसे खड़ा रहता है लड़की वाला, आपको वैसा भी करना पड़ेगा आपके परिवार के साथ में। करिए, आप उतना करने को राजी है? लड़की वाले के घर भी जाके रहिएगा। हाँ भाई, लड़की अपना घर छोड़ के आप लड़की वाले घर जाके रहिएगा ना। उसके माता पिता की एकदम से उतनी ही सेवा करो, उतनी ही ताने खाओ, नहीं झेल पाएंगे, नहीं हो पाएगा ना। 15-20 हजार साल की प्रवृत्ति है। जैसे कि शिकारी को, जैसे डॉग्स का जो बिहेवियर है वो जनरली कितना चेंजेस है, 15-20 हजार साल की देन है। भूरे भालुओं और सफेद भालुओं के बीच का डिफरेंसेस 15-20 हजार साल की देन है। तो ये देन है पूरा का पूरा। तो मैरिज बाय कंपटीशन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गोल गधेड़ो, आप लोगों को गोल गधेड़ो प्रथा याद है? ये प्रथा भील जनजाति में होती है। उस प्रथा का रीजन क्या है? ये मैरिज के लिए भी एक तरीके का मैरिज रिचुअल में काउंट होता है। होता क्या है, यहां पर दो घेरे, एक महिलाओं पुरुषों का घेरा एक बना रहता है, जिसमें महिलाओं के घेरे से निकलकर आपको गुड़ या कोई भी अन्य मिष्ठान वहां पर उसको बांध दिया जाता है और उसको वहां से तोड़ के आपको खाना होता है। उससे पहले जिस घेरे से, महिलाओं के घेरे से आप निकलेंगी, वो आपको मारेंगी, पीटेंगी, काटेंगी, नोचेंगी, कपड़े फाड़ देंगी, ईटा मार देंगी। ये मतलब थोड़ा सा एक होता है ना, बिल्कुल आपको बच के निकलना है, कैसे निकलिएगा। तो अगर आप बच के निकल गए और आपने गुड़ खा लिया तो फिर शादी का लड्डू भी आपको मुफ्त में मिल जाएगा। फिर आप उस पूरे घेरे में से जो भी महिला आपको पसंद होगी, आपकी शादी करा दी जाएगी। ये परीक्षा विवाह है। इसकी यहाँ पर जो परीक्षा है वो बिल्कुल वैसी है जैसे स्वयंवरों में परीक्षा हुआ करती थी। समझ रहे हैं? तो परीक्षा विवाह, मैरिज बाय कंपटीशन का स्ट्रक्चर एक ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर पुरुष का साहस इत्यादि इन सारी चीजों को लेकर बात होती है। क्लियर है? ठीक है, तो खंबे पे, खजूर के पेड़ पे गुड़ लटका हुआ होगा भैया, करिएगा मेहनत है। क्लियर है? तो परीक्षा विवाह हो गया। अब इसके बाद आता है अगला हरण विवाह। हरण विवाह बाय किडनैपिंग, मैरिज बाय किडनैपिंग। हरण विवाह कैसा है? देखो, ये जो हरण विवाह है ये बेसिकली आसुरिक प्रवृत्ति का माना जाता है। यहां पर पसंद की कन्या का अपहरण कर विवाह। हालांकि वर्तमान में अब ये प्रचलन नहीं है। काहे? क्योंकि अब है डायल 100, डायल 112, कॉल कर देगा कोई, पीसीआर पर लगा देगा फोन, करिए अपहरण। तो अब ऐसा नहीं है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब ये जो अपहरण विवाह है ये बहुत अलग है। ठीक है, समझ रहे हैं? अपहरण विवाह की स्थिति अलग क्यों बता रहा हूं मैं? या सीधा ऐसा नहीं है कि लिए अपहरण कर लिए और जो है शादी हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये माना जाता है कि ऑन अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ये सबसे प्राइमरी टाइप था हरण विवाह।
लेकिन चेंजेस होते गए। जैसे कि इस विवाह के स्ट्रक्चर में इस हरण के साथ साथ में क्या हो गया, काइंड ऑफ अ वॉर बिटवीन बोथ पार्टीज। दोनों के दोनों जो समूह हैं, मतलब वर एवं वधु पक्ष, ये दोनों करेंगे एक दूसरे की मार कुटाई, युद्ध होगा। अब ऐसे में लड़के ने अगर लड़की का हाथ न छोड़ा, ठीक है, अगर नहीं छोड़ा तो हो जाएगी शादी, और इसको हरण विवाहों के क्रम में भी इसको ऐड कर लिया गया। क्लियर है? ठीक है। ये प्रोसेस का स्ट्रक्चर जो है इस तरह का, ये भील जो जनजाति है, भील समुदाय में ये स्ट्रक्चर माना जाता है। अब एक बार भैया काउंट कर लो सारे कितने हरण हो गया, इसको नोट करिए पहले, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर काउंट करके खत्म करते हैं। चलो अगला लिखिएगा जी, हठ विवाह। ये क्या है? ये विवाह कह सकते हैं कि इसको मानिए आप ऐसे, लड़की को जो पसंद हो, जो लड़का पसंद होगा उसके घर जबरन जाकर रहना और वैवाहिक स्वीकृति, और कह सकते हैं वैवाहिक विवाह की स्वीकृति तक हठी बने रहना। मतलब कि जिस लड़की को, मतलब जो भी लड़की है, मान लो उसको कोई पुरुष पसंद आ गया, लड़का पसंद आया, अब वो उसके घर जाके रहेगी, जबरन तब तक रहेगी जब तक के घर वाले उसके मान नहीं जाते। अब उसके घर वाले लड़की को मारें, कूटें, झगड़ा करें, खाना ना दें, बहुत सारी चीजें होती हैं थी, लेकिन लड़की नहीं हटेगी। द वन ट्रू लव, एकदम से, ये एक्चुअल में ज्यादा अच्छा है। ऐसा अगर कोई मिलता है आपको, समझ लीजिए, लेकिन एक चीज और भी जान लीजिए, इस तरह का विवाह अगर आपके साथ होगा, आपने गलती करी, जितना उसने प्रताड़ना झेली है उतना रख रख के वो प्रताड़ना तुमको ढंग से देगी। ठीक है, ये भी याद रखना, जिद्दी लोगों के साथ ये है। ठीक है, चलिए खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, हठ विवाह आपको देखने को मिलता है। इनका लिख लीजिए टाइप, ये आपको मिल जाएगा बिरहोर में, ठीक है, ओराव में, ठीक है, ओराव या ओराव, जो भी शब्द आपको जहां देखने को मिले, ठीक है, और कमार में और मुंडा में। ये वो समुदाय हैं जहां पर, ठीक है, जो ऐसे जनजाति समुदाय जहां पर के ये चीज देखने को मिल जाती है। क्लियर है? चलिए, हट हो गया। अब कौन सा रह गया है? एक दो टाइप और रह गया बस भाई, काउंट कर लेते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7, 2 और रह गए हैं। ठीक है, हट हो गया। दत्तक विवाह, मैरिज बाय एडॉप्शन, ये क्या है? देखो जी, सिंपल सा है। दिस काइंड ऑफ अ मैरिज आपको यहां पर सिंपल सा देखने को मिलेगा। ये जो दत्तक विवाह की बात है, ये इसका एग्जाम्पल है स्लेवरी, जापानीज स्लेवरी
रिचुअल्स इन फैमिलीज। होता क्या था, जापान के अंदर में दूर के ही किसी रिश्तेदार अपने ही परिवार के भाई बंधु को इत्यादि को लाकर घर में रखते थे। वो सेवा करता था, दास शब्द जरूर इसको बोला जाता है, जापानी दास प्रथा। और सेवा करने के उपरांत में अगर उनको लगता है कि लड़का लायक है ये, तो उसके साथ में वो अपनी बेटी का विवाह कर दिया करते हैं। ठीक है, मतलब उसको गोद ले लेते हैं। जो दामाद है उसको फिर क्या कर लिया जाएगा, गोद ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दत्तक विवाह की प्रथा थी। क्लियर है? तो 8 प्रकार के विवाह का स्ट्रक्चर आपका हो गया। क्लियर है? अब एक विवाह अंतिम रह गया है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है सहपलायन विवाह। इसे जनरली तौर पर राजी खुशी विवाह भी माना जाता है। ये विवाह का वो तरीका है जैसे जनरली तौर पर अगर ऐसा होता है कहीं, तो वो कहते हैं कि भाग के शादी कर लिए घर वालों के बिना। ठीक है, हालांकि राजी खुशी शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि भीलों में इस प्रकार का फॉर्मेट होता है और राजस्थान में इस प्रकार के स्ट्रक्चर को वो राजी खुशी विवाह कहते हैं। यहाँ पर लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा, काजी। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये वही स्ट्रक्चर है। क्या हो रहा है यहाँ पर, लड़का और लड़की अगर सहमत है तो ऐसे में क्या करेंगे, विवाह करना, नई जगह पर बसना, बस जाना, और नई जगह बसने के बाद में क्या करेंगे, वो फिर संतान उत्पत्ति के बाद अपने घर आना, वापस जाएंगे। तो ऐसे में राजी खुशी विवाह के तौर पर इसको कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सारा का सारा मैरिज का भी ये आपका आज पार्ट 2 क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने परिवार से शुरू किया था, मैरिज के दोनों पार्ट 2 हो गए। अब आपका एक बचता है किनशिप, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में आपका। तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, जिन किसी को भी कोई अगर डाउट रहता है देन आप आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट का जवाब तुरंत दे दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लासेस में दे देंगे। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके बाकी अन्य क्लासेस के संदर्भ में भी। उसके अलावा आप में से जो विद्यार्थी अभी तक एप्लीकेशन से एजुकेटर प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो प्ले स्टोर से जाइए और एजुकेटर प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। आपको वीडियो के लिंक में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, वहां से भी आप सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF वहां पर अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास के लिए दीजिए इजाजत। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।